नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। भारत में युद्ध काल से पहले शक्ति पूजा की परंपरा पुरानी है। भले ही आज का दौर अलग है, लेकिन शक्ति पूजा का इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। 2024 के चुनावी महाभारत में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई होने वाली है। इसमें केंद्र में भाजपा का हिंदुत्व कार्ड रहने वाला है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। पिछले दिनों मानस की चौपाइयों के विवाद में शुद्रास्त्र का इस्तेमाल करने वाले अखिलेश यादव अब नरम हिंदुत्व की राह पर हैं। वो ऐसे किसी धार्मिक मुद्दे पर विवाद से बच रहे हैं जिसको लेकर ध्रुवीकरण का अंदेशा हो। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नवरात्रि का खास जिक्र किया था। इसके अगले दिन वो कालीघाट के प्रसिद्ध काली मंदिर में शक्ति पूजा करते नजर आए। आज जब चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई तो एक बार फिर सपा की तरफ से नए बयान आए। ये बयान तब चर्चा में है जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ही बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ में पूजा की है। आज मैं शुरुआत शक्ति पूजा के इसी अध्याय से करूंगा और करूंगा सियासी बयानबाजी के तमाम पहलुओं का विश्लेषण। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो नरम हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि वो आए दिन न सिर्फ मंदिरों में नजर आते हैं, बल्कि उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा भी करते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन था तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके धार्मिक आयोजन वाले बयान की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लखनऊ में जहां भी सरकारी खर्चे पर धार्मिक आयोजन कर रही है वो वहां जाएंगे। नवरात्रि पर यूपी में सियासी महाभारत। अखिलेश का सीधा सवाल, सरकार कहां करा रही पूजा पाठ? जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सारस को खुला छोड़ देंगे? अखिलेश के तंज पर भाजपा का पलटवार। सियासत करने वाले लोग भी जिन्होंने की, वो भी 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में जाके इन्हीं मंदिरों में नमन बंदन हो गए थे। हिंदुत्व के पिच पर अखिलेश वोटर को सच्चा संदेश। बताएंगे कि कहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। हमने कहा कि ये बताओ, हम लोग भी जाएंगे, पहुंचेंगे। भाई सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। अगर लखनऊ में कहीं हो रहा हो तो चलो हम लोग सब चलते हैं, वहां पर शामिल होते हैं जाकर। सरकार के धार्मिक आयोजन पर सपा भाजपा में सियासी टक्कर। सब हमारा पर्सनल मैटर है। हम अपने घरों में, मंदिर मस्जिदों में फॉलो करते हैं। मजहब में सियासत नहीं आनी चाहिए। जो आज इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, आगे आने वाले समय में यही लोग ढोल मजीरा लगाकर और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, रामचरितमानस का भी पाठ करेंगे। नवरात्रि पर सियासी जगराता। चौबीस की लड़ाई का धार्मिक एपिसोड। बात तो चुभेगी। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश बार बार धर्म से जुड़ी चीजों का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जब कोलकाता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसे भी उन्होंने नवरात्र से जोड़ दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कोलकाता इस वजह से पहुंचे हैं ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिले। यानी एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहचान धार्मिक तौर पर काफी मजबूत मानी जाती है, तो अखिलेश यादव भी इसी मुद्दे पर उतरकर भाजपा से सियासी टक्कर लेना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की इस राजनीति पर भाजपा ने चुभने वाला पलटवार किया।
मौसम धार्मिक त्योहारों का है तो सियासत भी अपनी दिशा बदल चुकी है। दरअसल यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश के मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करवाए, लेकिन इस फैसले पर अब नई सियासत शुरू हो गई है। आज अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए लखनऊ में उस जगह के बारे में पूछ लिया जहां सरकारी खर्चे पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। किसी को बता ही नहीं रहे कहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। हमने कहा कि ये बताओ, हम लोग भी जाएंगे, पहुंचेंगे। भाई सरकार का पैसा मीन जनता का पैसा है। अगर लखनऊ में कहीं हो रहा हो तो चलो हम लोग सब चलते हैं, वहां पर शामिल होते हैं जाकर के। बताएंगे नहीं स्थान कहाँ है, बस हो रहा है। और आप भी लोग दो हो रहा है, उतने में कैमरा बना लो, स्टोरी बना लो, बोला हो गया उत्तर प्रदेश में। क्या लोग हो यार आप भी। दरअसल अखिलेश ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की। एक तरफ जहां उन्होंने कार्यक्रम के धरातल पर उतरने को लेकर सवाल उठाए, तो साथ ही खुद को हिंदुत्व की पिच पर भी उतार दिया। इससे पहले जब सरकार ने इस धार्मिक आयोजन को करवाने का ऐलान किया था, तब भी अखिलेश ने आयोजन की राशि को कम बताया था और कम से कम 10 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। साथ ही ये भी कहा था कि सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जाना चाहिए। दरअसल अखिलेश इन दिनों पूरी तरह से हिंदुत्व के नाव पर सवार हैं। इससे पहले जब उन्होंने कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तब भी नवरात्रि की अहमियत को समझाते हुए हिंदू वोटरों को बड़ा संदेश दिया था। और आखिर बंगाल में ही क्यों कार्यक्रम आप कर रहे हैं? मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी बंगाल में आते रहे, और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले। अखिलेश ने कोलकाता में नवरात्रि का जिक्र किया, मां दुर्गा का आशीर्वाद मांगा और अगले ही दिन काली मंदिर में दर्शन पूजन करते दिखाई दिए थे। यानी अखिलेश ने तय कर लिया है कि वो धर्म के मुद्दे पर टक्कर लेने को तैयार हैं और इसकी तैयारी उन्होंने अब और तेज कर दी है। इस तरीके से पहले ये मंदिरों में जाने से हिचकिचाते थे, आज बड़ा बड़ा तिलक लगाकर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर लोग जाने का काम कर रहे हैं और इनको मजबूर कर दिया जनता ने कि यही सही रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोई और विचारधारा नहीं, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के देखना चाहते हैं और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, उस संस्कृति के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति करना चाहते हैं। यूपी में अखिलेश यादव की टक्कर उस योगी आदित्यनाथ से है जो आए दिन भक्ति पथ पर नजर आते हैं। नवरात्रि का पहला दिन था तो सीएम योगी ने बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, लेकिन असल सवाल वोट बैंक का है, क्योंकि अखिलेश जहां हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते तो मुस्लिम वोट भी वो नहीं गंवाना चाहते। यही वजह है कि सपा की तरफ से बार बार धार्मिक भेदभाव की बात उछाली जा रही है। पूजा हर इबादत अपने पैदा करने वाले को खुश करने के लिए होती है। उसकी नीयत क्या है ये देखा जाता है। अगर उस पूजा, उस इबादत में सियासत नीयत है, वोट नीयत है, तो वो इबादत नहीं है ना, वो पूजा है। आप भी साधना करते हो, सिर्फ उसे याद करते हो और उसी से मांगते हो, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि सुप्रीम पावर वही है। मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूँ, आस्था व्यक्तिगत प्रश्न है, धर्म विशेष का प्रश्न है, जाति का प्रश्न है, उनको मनाने की छूट देनी चाहिए, वो मनाए इसके लिए सुविधा देनी चाहिए। अब सरकार का आदेश तो जानबूझकर इसलिए किया जाता है कि क्या वो करेंगे तो नवरात्र पे लोग व्रत नहीं रखेंगे, पहले से नहीं रखते थे, क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते थे, तो क्या वो महंगाई पे बोलेंगे, क्या बेरोजगारी पे बोलेंगे, क्या इलाहाबाद में जो दिन दहाड़े मर्डर हुआ है और आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए उस पर बोलेंगे। अखिलेश जानते हैं कि धर्म के मुद्दे पर भाजपा से टकराना आसान नहीं, फिर भी वो इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब अखिलेश की ये लड़ाई क्या नतीजे लाएगी, इसका पता भी 1 साल के भीतर ही चल जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अखिलेश यादव जिस पिच पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना चाहते हैं वो पिच भाजपा के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। जी हां, क्योंकि वक्त वक्त पर भाजपा की तरफ से ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो उसके लिए छवि को और मजबूत बनाते हैं। और मौजूदा वक्त में जिस मुद्दे पर सियासत हो रही है वो फैसला किसी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपको जल्दी से बता देता हूं कि सरकार ने नवरात्रि पर कौन सा फैसला लिया है। सरकार का धार्मिक संदेश, इस संदेश को समझिए। नवरात्रि पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार ने कहा मां दुर्गा की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। 30 मार्च तक हर जिले के मंदिरों में सरकारी खर्च पर पूजा पाठ किया जाएगा। हर जिले को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई। योगी सरकार के इस फैसले को हिंदुत्व से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। सरकार का साफ शब्दों में कहा, सरकार का कहना है कि सनातन धर्म का सम्मान है। सरकार ने कहा सनातन संस्कृति की मजबूती से राष्ट्र मजबूत होगा। एक तरफ जहां भाजपा सरकार हिंदुत्व के मोर्चे पर खुद को आगे बढ़ा रही है, तो अखिलेश यादव भी इस मोर्चे पर खुद को पीछे नहीं रखना चाहते। पिछले कुछ दिनों की तस्वीर देखें तो अखिलेश हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैसे? अब जरा इन तथ्यों से समझिए। 2 फरवरी पर सबसे पहले आते हैं। 2 फरवरी को मंदिर के अंदर से चंदन लगाई हुई तस्वीर पोस्ट की। 5 फरवरी को राम लक्ष्मण की मूर्ति के साथ लिखा प्रभु राम का रथ सपा का पथ। 10 फरवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। 18 फरवरी को ओम नमः शिवाय लिखकर शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। 16 मार्च को राधे राधे लिखा हुआ गमछा पहने दिखाई दिए। 19 मार्च को कोलकाता के 2 मंदिरों में गए। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। 19 मार्च को कोलकाता के कालीघाट शक्तिपीठ में आरती की, उसमें वो शामिल हुए। एक तरफ धार्मिक आयोजन को लेकर सियासी जंग तेज हो रही है तो दूसरी तरफ त्योहारों पर छुट्टी वाली महाभारत शुरू हो गई है। आज नवरात्र के पहले दिन संसद में सरकारी अवकाश घोषित किया गया। यह फैसला सपा के सांसदों को बुरी तरह चुभ गया। एसटी हसन ने कहा कि संसद में आज की छुट्टी केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए दी गई है। एसटी हसन ने कहा कि उन्हें छुट्टी से कोई आपत्ति नहीं, तकलीफ तो इस बात की है कि ऐसे फैसले हर धर्मों को ध्यान में रखकर क्यों नहीं लिए जाते। एसटी हसन की इस बात का अखिलेश यादव ने भी इशारों में समर्थन किया। नवरात्रि के मौके पर संसद के दरवाजे बंद रखे गए तो ये बात सियासत में चुभन पैदा करने लगी। वैसे तो कई दिनों से हंगामे और विरोध के चलते संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, लेकिन नवरात्रि की छुट्टी कुछ नेताओं को रास नहीं आई। इस लिस्ट में पहला नाम समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का है, जिन्होंने मांग उठा दी कि अगर नवरात्रि पर छुट्टी हो सकती है, रमजान पर क्यों नहीं। लेकिन ये परंपराएं अच्छी नहीं है। मैं भी कहूंगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, मजहब हमारा पर्सनल मैटर है। हम अपने घरों में, मंदिर मस्जिदों में फॉलो करते हैं। मजहब में सियासत नहीं आनी चाहिए। और हर पूजा, हर इबादत अपने पैदा करने वाले को खुश करने के लिए होती है। सपा के एक सांसद ने मोर्चा खोला तो दूसरे सांसद भी सरकार को घेरने उतर आए। दावा किया कि पहले हिंदू नववर्ष पर संसद बंद नहीं रहती थी, लेकिन सरकार ने क्रेडिट लेने के लिए संसद में छुट्टी का ऐलान कर दिया। इस फैसले को ध्रुवीकरण के नजरिए से देखा जाने लगा है। ठीक है, आपकी पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, कल को बंद कर देते। कल भी जैसा रोज बंद हो रही है, कल भी बंद हो सकती थी, लेकिन उसने उसको छुट्टी में बदल दिया, उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। और कोई बात नहीं इनका, सिर्फ एक पार्टी का, चूँकि इनका नज़रिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना। हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि यह फैसला सिर्फ सपा के सांसदों को ही नागवार गुजरा है, बल्कि अखिलेश यादव भी इस मांग पर अपने सांसदों के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने इशारों में कहा, छुट्टी अगर नवरात्रि की है तो रमजान पर भी होनी ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं सब त्योहारों पे छुट्टी होनी चाहिए, जैसा समाजवादी पार्टी मानती रही है। सभी त्योहारों पर विश्वकर्मा पूजा पे भी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं छुट्टी होनी चाहिए? विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है क्या? बताओ, भगवान नहीं है? बीजेपी वाले बताएं कि भगवान नहीं है। वाल्मीकि जयंती को होनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं होनी चाहिए?
इधर सपा की तरफ से रमजान की छुट्टी पर सियासी तूफान खड़ा किया गया तो कांग्रेस के नेता प्रस्ताव के साथ सामने आ गए। प्रमोद तिवारी ने सरकार को सलाह भी दी और मुस्लिमों का दिल जीतने की भी कोशिश की। चेयरमैन साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत से सदस्य मिले थे और उन्होंने एक त्योहार आगादी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, और एक और त्योहार का जिक्र किया। उसके लिए हमारे सांसदों ने मुझसे अनुरोध किया है कि हमको मना सकें, इसलिए कल छुट्टी कर दी जाए। तो नवरात्र और माहे रमजान के मुकद्दस मौके पर लोगों को बधाई दे दीजिए। बधाई दी गई थी। अगर नवरात्र की छुट्टी भी दी नहीं गई तो उसमें कुछ गलत नहीं। कोई नवरात्रि की छुट्टी पर खुश है तो किसी को रमजान की छुट्टी न मिलने का दर्द है। भाजपा नेता कहते हैं संसद में अधिकतर हिंदू हैं, ऐसे में ये फैसला स्वागत योग्य है। अगर आज लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, संसद में अधिकतम सांसद जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, भारतीय प्राचीन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ऐसे लोग जब सब पूजा में लिप्त होंगे तो संसद कौन जाएगा? और संसद नहीं जाएंगे तो कार्यवाही तो बाधित होगी ना। तो इसलिए एक स्वाभाविक है कि वहाँ के ऊपर छुट्टी दी गई है। अब रही बात इनकी इस प्रकार का प्रलाप करना, तो इनको समझना चाहिए कि भारत में जितने भी धर्म हैं तो उनमें चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ये सब भारत की ज़मीन पर जन्मे हुए हैं, भारत की संस्कृति में पले बढ़े हैं। लेकिन ये जो इस्लाम है ये भारत के बाहर का धर्म है। अरे कितनी छुट्टियां करेंगे? अब जो संख्या जिस हिसाब से होगी, जिसका बाहुल्य होगा उस हिसाब से करेंगे कि ये ज़बरदस्ती की वो करेंगे। वो वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, पाकिस्तान में क्यों नहीं बोलते हैं लोग? बांग्लादेश में किस तरीके से अत्याचार होगा क्यों नहीं बोलते हैं लोग? तो वो यहाँ तो बराबरी का हक सबको मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। और जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, ईद पे छुट्टी नहीं दी जा रही क्या, तो उसको उस तरीके से दिया जा रहा है। इसको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है सबको पूरा सम्मान मिला है। दरअसल ये पूरा मामला वोट बैंक का है, क्योंकि जो संसद हंगामे और विरोध के चलते हफ्तों तक बाधित रह सकती है, उसकी कार्यवाही में एक दिन की छुट्टी जोड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे एसटी हसन के बयान पर सवाल हुआ, लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने से बचते दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने रमजान वाला इशारा जरूर किया। इस इशारे में क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने सीधे सीधे रमजान का जिक्र नहीं किया। छुट्टी के सवाल पर कहा कि त्योहार पर छुट्टी होनी चाहिए। रमजान के सवाल पर कहा विश्वकर्मा पूजा पर भी छुट्टी होनी चाहिए। दोबारा सवाल पूछने पर कहा वाल्मीकि जयंती पर भी छुट्टी होनी चाहिए। सीधे सीधे रमजान पर छुट्टी की मांग करने से बचते दिखाई दिए। सपा के सांसद खुलकर रमजान की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। एसटी हसन ने कहा सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए फैसला लिया। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा क्रेडिट लेने के लिए छुट्टी का ऐलान किया। तो ये स्थिति, इस छुट्टी को लेकर एक सियासत शुरू हुई है। बयान समाजवादी पार्टी के सांसदों ने खुलकर दिया। सपा के जो दो मुस्लिम सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन, उनका बयान सामने आया। बात ओपी राजभर की, जिन्होंने आज भाजपा पर बेहद तल्ख अंदाज में चुभने वाला हमला किया। राजभर ने कहा कि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करती है। राजभर ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब लोकसभा चुनाव के लिए नए साथी की तलाश वो कर रहे हैं। भाजपा पर हमला करने के साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया और उनकी सियासी रणनीति पर सवाल उठाए। राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो बसपा और कांग्रेस जैसे दलों को साथ लेकर उन्हें भाजपा से मुकाबला करना होगा। सियासत की गंगा में बिना नाव की सवारी करने वाले ओपी राजभर इन दिनों चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। इस बार उन्होंने भाजपा पर ऐसा हमला बोला है जो उनके दोस्तों को ही चुभ सकता है। ओपी राजभर ने कहा कि सच्चाई यही है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है। देखिए, सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। सच्चाई तो यही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। हिंदू मुसलमान, हम एक देखते हैं अक्सर हिंदू मुसलमान। ओपी राजभर इन दिनों दोस्ती का नया दरवाजा ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद लोकसभा चुनाव में वो किसके साथ जाएंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन भाजपा पर चुभने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने नया सस्पेंस पैदा कर दिया है।
एक तरफ तो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा होती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट लेने के लिए पासमानदा सम्मेलन होते हैं, मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए 3 तलाक के बिल लाए जाते हैं, तमाम ऐसे काम किए जाते हैं कि जो कि मुसलमानों के वोट मिल जाएं और हिंदुओं को गुमराह करके कि नहीं हम मुसलमानों को देश से निकालेंगे, और दूसरी तरफ वोट के लिए मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा जाता है। ये बड़ी अतिशयोक्ति जो मैं देख रहा हूँ। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई पार्टी है, खाई पैदा कर रही है, पार्ट नहीं रही बल्कि पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ उनको अपने साथ जोड़ने की वोट के लिए कवायद भी कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि राजभर ने भाजपा पर हमला तेज किया तो सपा से उनका बैर मिट गया। ओपी राजभर ने सपा पर भी कई हमले किए। ताजा हमला अखिलेश की राष्ट्रीय राजनीति को लेकर है। जो आज राष्ट्रीय स्तर पे घूम रहे हैं, प्रदेश पे तो कुछ कर ही नहीं पाए, लोगों को अपने साथ रख ही नहीं पाए। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया, तो किस मुंह से दलितों के बीच में वोट मांगेंगे? अति पिछड़ों के बीच में किस मुंह से जाएंगे? ये अति पिछड़ों का वोट मांगेंगे। ये जा रहे हैं बंगाल, ममता जी कई वोट यहाँ दिलाएंगी। ये जा रहे हैं केसीआर के यहाँ, वो आके इनको कई वोट दिलाएंगे। लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे। ओपी राजभर ने अखिलेश पर निशाना जरूर साधा, साथ ही लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र भी दे दिया। राजभर की माने तो अखिलेश की तरक्की मायावती और राहुल के साथ चलने से ही हो सकती है। समझौता अगर यूपी में करना है तो मायावती जी के यहाँ जाओ, वहाँ जा रहे हो बंगाल स्टूल पर बैठ रहे हो, मायावती जी के यहाँ तो कुर्सी पर बैठोगे। आप यहाँ बात करो, नीतीश जी से बात करो, नीतीश जी के यहाँ जाओगे तो कुर्सी पर बैठोगे। आप जाओ कांग्रेस पार्टी से बात करो, वहाँ कुर्सी पर बैठोगे। अब जा रहे स्टूल पर बैठने। जो अखिलेश जी का काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम हो रहा है कि ये कांग्रेस से, नीतीश जी से जो इग्नोर कर रहे हैं, ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए परेशान है, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए घूम रहे हैं। ओपी राजभर हर दल के लिए खुलकर दिल की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के भविष्य पर गुगली फेंक देते हैं। राजभर ने अभी तक खुलासा नहीं किया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसके साथ मैदान में उतरेगी। जवाब में सिर्फ इतना कहा जाता है कि चुनाव आने पर तस्वीर साफ की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। बात सारस पर हो रही सियासत क्या अमेठी से कैसी खबर आई जो अखिलेश यादव को चुभ गई। दरअसल बीते दिनों आरिफ नाम के एक शख्स की सारस से दोस्ती चर्चा का विषय बनी थी। अखिलेश यादव भी आरिफ से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब अब सारस को पश्चिम बिहार शिफ्ट कर दिया गया है तो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो जिस किसी से भी मुलाकात करते हैं सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है। अखिलेश ने इस दौरान आजम खान का भी उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत ने सारस वाली उड़ान भर दी है, और ये उड़ान तब शुरू हुई जब अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती टूट गई। दरअसल वन विभाग ने सारस को आरिफ के पास से लेकर पश्चिम बिहार में शिफ्ट कर दिया है। अमेठी के आरिफ सारस से दोस्ती के चलते सुर्खियों में आए थे। 1 महीने पहले आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। खुद अखिलेश यादव आरिफ और सारस से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब जब वन विभाग ने सारस को समसपुर पश्चिम बिहार में शिफ्ट कर दिया तो अखिलेश को ये बात बुरी तरह चुभ गई। अखिलेश ने कहा वो जिससे भी मिलने जाते हैं उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। अखिलेश का हमला पूरी तरह से सियासी था, क्योंकि इससे पहले इरफान सोलंकी समेत सपा के कई नेताओं से अखिलेश ने जेल जाकर मुलाकात की थी, और उनके मिलने के बाद ही उन नेताओं पर एक्शन तेज हो गया।
अखिलेश ने सारस के बहाने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप लगाए। अखिलेश ने सारस को ले जाने वाला वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, वन विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को तो स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई। देखना यह है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाने वालों से स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। एक तरफ आरिफ को सारस से बिछड़ने का दर्द है, तो दूसरी तरफ अखिलेश सियासी निशाने साध रहे हैं। अखिलेश ने सरकार पर सारस को जेल भेजने वाला तंज कस दिया। वो सारस ले जाने के लिए आए थे और क्या नाम लेते हैं, हम लोग को बहुत दुख है। हम परिवार के हैं आरिफ के, और आरिफ हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, दुख इतना है कि हम अपनी जुबान से हम बता नहीं सकते। कितना लगाव था सारस से? खास बहुत लगाव था, बता नहीं सकते। कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी। सारस को सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। सारस यूपी का राजकीय पक्षी है। ऐसे में सरकार की दलील है कि कोई भी प्रादेशिक पक्षी को बंधक बनाकर नहीं रख सकता। अब ये सारस से मिलने गए कि सारस को बंधक बनाने वाले से मिलने गए? तो कुल मिलाकर जिन्होंने मोर को दाना खिलाया तो उन्होंने मोर को बंधक नहीं बनाया हुआ है। इस बात को इनको समझना चाहिए। और दूसरी बात रही अखिलेश जी, जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, आप जेल में मिलने जाओगे अपराधियों से तो अपराधियों का हौसला बढ़ाओगे आप। तो जब अपराधियों का हौसला बढ़ेगा तो सरकार को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। साफ है, सरकार ने सारस को प्रादेशिक पक्षी बताकर सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया, तो अखिलेश ने मोर को दाना खिलाने वाला मुद्दा उठाकर चुभने वाला पलटवार कर दिया। ये लड़ाई तो पक्षियों को लेकर दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली उड़ान साफ तौर पर सियासी नजर आती है। एबीपी गंगा के लिए उत्पाद माफिया अतीक के उन रहस्यों के बारे में जिन पर से एक एक कर पर्दा उठ रहा है। कल जब प्रयागराज में अतीक के दफ्तर पर कार्रवाई हुई थी तब चौंकाने वाले कई खुलासे हुए थे, लेकिन आज जब एबीपी गंगा का कैमरा अतीक के दफ्तर के अंदर पहुंचा तो चुभने वाली तस्वीरें दिखाई दी। अतीक ने अपने दफ्तर में मुजरा हॉल बना रखा था, जहां मेहमानों के लिए हर तरह का इंतजाम किया जाता था। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक के दफ्तर पर छापा मारा तो चौंकाने वाला सच बाहर आ गया। अतीक के दफ्तर से करीब 72 लाख रुपए मिले, 10 पिस्टल बरामद हुई, भारी मात्रा में कारतूस और मैगजीन भी मिली। लेकिन इस दफ्तर के कोने कोने में कई ऐसी जगहें हैं जहां का सच बेहद चुभने वाला है, और ये सच बाहर आया एबीपी गंगा के कैमरे पर। दरअसल अतीक के दफ्तर की पहली मंजिल पर ऐशो आराम के सभी साधन मौजूद थे। यहाँ बुलडोजर तो चला था, बावजूद इसके पहली मंजिल के कई कमरों में लोग रह रहे थे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में फाइलें पड़ी हुई मिली। इसके अलावा इस दफ्तर के एक कमरे को मुजरा रूम के तौर पर भी तैयार करवाया गया था, बिल्कुल वैसा जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। यहाँ 3 तरफ से जमीन पर प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर गद्दे बिछाए गए थे। कहा जाता है कि इस कमरे में शराब से लेकर शबाब तक दोनों का इंतजाम रहता था। बताया जाता है कि अतीक भले खुद शराब न पिए, लेकिन मेहमानों के लिए कोई कमी नहीं रखता था। यहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को बुलाकर मुजरा कराया जाता था, डांस कराया जाता था। इस तरीके से ये पूरा कमरा बना हुआ है। तो यानी कहा जा सकता है कि ये अय्याशी वाला कमरा है। बिल्कुल उसी तरीके का सेट इस पूरे बड़े से हॉल नुमा कमरे में तैयार किया गया है, जैसा आप फिल्मों में देखते होंगे। और ये जो बीच की जगह है, जो आप देख सकते हैं कि मोटी कालीन जो है, जहां पर हम पैर रख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये पांव जो है वो धंसते जा रहे हैं यहाँ पर। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर शराब और शबाब
दोनों का इंतजाम होता था। तीन तरफ से आप देख लीजिए कि यहां पर किस तरीके से जो है वो कमरे में इंतजाम किया जाता था। ये जो जगह बनाई गई है, दावा ये किया जाता है कि यहां शराब की बोतलें और गिलास रखे जाते थे, पानी रखे जाते थे। पुलिस ने इस दफ्तर से अतीक के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जो पूरा राज उगलेंगे। इस दफ्तर में छापेमारी के बाद पुलिस को कोई बड़ा सुराग भी हाथ लग सकता है। अधिवक्ता श्री उमेश पाल और 2 सुरक्षाकर्मी जो पुलिसकर्मी थे, उनकी जो हत्या हुई थी उससे संबंधित जो विवेचना चल रही है, उसके क्रम में आज जो है वो 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अतीक का बेटा असद भले ही पुलिस के गिरफ्त से दूर हो, लेकिन कार्रवाई का बढ़ता दायरा अतीक के पूरे परिवार को मुसीबत में डाल रहा है। उधर प्रयागराज पुलिस शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। यानी शाइस्ता अब विदेश नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब शाइस्ता का नाम हत्या के किसी मामले में सामने आया है, और शाइस्ता ही पुलिस की टारगेट नंबर 2 है, जबकि अतीक का बेटा असद प्रयागराज पुलिस का टारगेट नंबर 1। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अतीक के इस दफ्तर में सिर्फ एक कमरा ही नहीं था, बल्कि तमाम वो इंतजाम थे जो आम तौर पर फिल्मों में नजर आते हैं। इसी दफ्तर में 2 कमरों का एक टॉर्चर रूम भी था, जहां ऐसे लोगों को बंद किया जाता था जो अतीक की बात नहीं मानते थे। आज से करीब 17 साल पहले यानी 2006 में उमेश पाल को भी अतीक के इसी टॉर्चर रूम में यात्राएं दी गई थी। न सिर्फ उमेश पाल के साथ मारपीट हुई थी, बल्कि करंट भी दिया गया था ताकि उमेश पाल गवाही से पलट जाए। अतीक अहमद पूर्वांचल का वो नाम है जो एक वक्त में खौफ की कहानी बयां करता था। माफिया अतीक का डर लोगों के भीतर कितना था, ऐसे हाल ही में वायरल हुए कॉल रिकॉर्डिंग से भी समझा जा सकता है। लेकिन एबीपी गंगा के कैमरे में इस बार अतीक का टॉर्चर वाला रूप भी कैद हुआ है। अतीक के जिस दफ्तर पर पुलिस ने कार्रवाई की, वहां 2 कमरों का एक टॉर्चर सेंटर भी बनाया गया था। बताया जा रहा है कि अतीक गैंग के गुर्गे जिस किसी से भी नाराज होते थे, उसे इसी टॉर्चर रूम में रखकर यातनाएं दी जाती थी। लोगों को हाथ पैर बांधकर लटकाया जाता था और उन्हें करंट भी दिया जाता था। 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण किया गया, तब उन्हें भी इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था। पीछे की तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं। ये दोनों अतीक के टार्चर रूम थे। जिन लोगों को पकड़ करके लाया जाता था या जिनकी पिटाई करनी होती थी, उनको इसी जगह पर रखा जाता था। तो ये एक कमरा है, ये आप देख सकते हैं। और इस बीच उमेश पाल के परिवार वालों ने ये जानकारी दी है कि उमेश पाल को साल 2006 में जब अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए अगवा कराया गया था, तो उमेश पाल को भी इसी दफ्तर के इसी टार्चर रूम में रखा गया था। गुर्गों ने जमकर पिटाई की थी। अतीक अहमद और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को यातनाएं दी गई थी, उन्हें करंट तक लगाया गया था। तो ये जो पीछे का हिस्सा है, पीछे के कमरे हैं, जिन्हें अतीक अहमद के बाहुबली के टार्चर रूम के तौर पर कहा जाता है। उमेश पाल को अतीक का गैंग पिछले कई सालों से परेशान कर रहा था। 28 फरवरी 2006 को जब उमेश पाल का अपहरण किया गया, तो न सिर्फ बंधक बनाया गया, बल्कि उमेश के साथ मारपीट भी की गई। उस वक्त उमेश को करंट भी लगाए गए थे ताकि वो राजूपाल मर्डर केस में गवाही से मुकर जाए। बताया जाता है कि इसी दफ्तर से उमेश पाल को अतीक के गुर्गे अगले दिन कोर्ट लेकर गए थे और दबाव बनाकर हलफनामा दाखिल करवाया था। अतीक का ये दफ्तर कितना खौफनाक था, इसका सिर्फ एक हिस्सा ही पुलिस की कार्रवाई में बेनकाब हुआ है। ये देखिए, इस कमरे के अंदर से पुलिस ने रिकवरी दिखाई है। पैसे इस कमरे के अंदर से मिले हैं, लेकिन इसके ठीक बाहर एक छोटा सा पॉन्ड है। ये आप देख सकते हैं कि पानी की मोटर का जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां से जो पानी की कार्रवाई थी, वो जो है सप्लाई थी, वो पिछले काफ़ी दिनों से बंद थी। और इस जो आप छोटा सा ये कि पॉन्ड नुमा जगह देख रहे हैं, जहाँ पर पानी की मोटर रखी जाती थी, यहाँ पर
3 वेपन्स छिपा कर रखे गए थे पॉलीथीन पर, उसके ऊपर रद्दी डाल दी गई थी, कागज़ डाल दिए गए थे और उसे 2-3 तरीके से इन पत्थरों से ढक दिया गया था ताकि किसी को शक ना होने पाए कि इसके नीचे इस गड्ढे के अंदर वेपन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि दूसरे किस तरीके से किस जगह पर वेपन्स छिपाए गए थे। ये पीछे का जो कमरा है उसमें अंदर एक ये दरगाह नुमा जगह है, दरगाह है जो है वो, और इसके बाहर एक गड्ढा किया गया था। गड्ढा करके यहाँ पर जो है 2 वेपन्स छिपाए गए थे। पुलिस को भले ही प्रयागराज शूट आउट के बदमाशों का पता न चल पाए, लेकिन अतीक का पूरा काला चिट्ठा धीरे धीरे खुलने लगा है। पुलिस के बयान से ये भी साफ हो गया है कि अतीक के परिवार के ज्यादातर सदस्य और कर्मचारी इस वारदात में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या साजिश रचने में उनका हाथ था। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की बात भूकंप की जो उत्तराखंड के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। दरअसल पिछले 2 महीने में उत्तराखंड में 16 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। मंगलवार को जब एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस हुआ तो लोग घबरा गए, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि आज नहीं तो कल उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आ सकता है। तेज झटके, हिलती जमीन और खौफ के साए में जिंदगी। ना तो ऐसा पहली बार हुआ और ना ही आखिरी बार, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 महीने में 16 बार उत्तराखंड की जमीन डगमगा चुकी है। भूकंप का केंद्र नेपाल में हो या अफगानिस्तान में, देवभूमि की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मंगलवार रात एक बार फिर से उत्तराखंड में आए भूकंप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भूकंप से एक बार फिर लोग दहशत में हैं। पिछले 2 महीने में उत्तराखंड में 16 बार धरती डोल चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिक भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि लंबे समय से उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है और धरती के अंदर काफ़ी एनर्जी एकत्रित हुई है। ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले दिनों में किसी बड़े भूकंप से इनकार नहीं किया जा सकता और जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं वो लोगों की चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिक पहले भी पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड में कई बार बड़े भूकंप की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि लंबे समय से उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। डर यही है कि कहीं ये जमा हुई एनर्जी बड़े भूकंप के रूप में दस्तक ना दे दे। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये भयंकर सुंदर है। इसके अंदर इतना एनर्जी अभी जमा हुआ है, वो कभी भी निकल के भूकंप का रूप में आ सकता है। तो 1934 में जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, काफ़ी ईस्ट में। इस रीजन में पिछला 500 साल में कोई बड़ा भूकंप नहीं हुआ। और हम लोग, मैं जब वाइड इंस्टीट्यूट में था, हम लोग जीपीएस से मेज़र करते थे जो हर साल कितना श्रिंक हो रहा है। तो उसमें देखा गया है इसका काफ़ी एक्टिव है, पूरा हिमालय एक्टिव है। उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 पर आता है, जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। विज्ञान से जुड़े लोग बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि उत्तराखंड में कभी भी बड़े भूकंप से परेशानी बढ़ सकती है। यही वजह है कि भूकंप का हल्का सा झटका भी लोगों को परेशान कर देता है। ये उत्तराखंड ऑलरेडी साइस्मिकली जोन 4 और 5 में आता है। जोशीमठ और उसके ऊपर का इलाका, जैसे भटवारी और उसके ऊपर जितना भी इलाका है वो जोन 5 में आता है, और नीचे का जितना भी पोर्शन है वो जोन साइस्मिक जोन 4 में आता है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि रप्चर नहीं हुआ है तो यहाँ पर भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो पिछले 500 साल से उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। यही वजह है कि उत्तराखंड को सिस्मिक गैप माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर अचानक कोई बड़ा भूकंप आएगा तो स्थिति बिगड़ सकती है। यही वजह है कि बार बार बेहतर प्लानिंग की नसीहत दी जा रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बार बार धरती हिल रही है, जिसे बड़ी तबाही का ट्रेलर माना जा रहा है। पिछले 2 महीनों में कब कब भूकंप के झटके महसूस हुए, मैं आपको ये बता देता हूं। जी आप देखिए, ग्राफिक के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से भूकंप के झटके पिछले 2 महीनों में देखे। उत्तराखंड में 2 महीने में 16 बार भूकंप के झटके देखने को मिले। होली के दिन भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। 6 मार्च को पिथौरागढ़ में 2.2 तीव्रता का भूकंप आया। 5 मार्च
को उत्तरकाशी में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। 5 मार्च को ही उत्तरकाशी में दोबारा 1.8 तीव्रता का भूकंप आया। 2 मार्च को पौड़ी में 2.4 तीव्रता का भूकंप आया। 2 मार्च को ही बागेश्वर में 2.6 तीव्रता। 14 फरवरी को पिथौरागढ़ में 2.5 तीव्रता। 20 फरवरी को बागेश्वर में 2.5 तीव्रता थी भूकंप की। समझिए इन तारीखों को और इस खतरे को देखिए। 10 फरवरी में रुद्रप्रयाग को 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। 29 जनवरी को चमोली में 2.2 तीव्रता। 25 जनवरी को पिथौरागढ़ में 2.1 तीव्रता। 22 जनवरी को पिथौरागढ़ में 3.8 तीव्रता और 20 जनवरी को देहरादून में 2.8 तीव्रता का भूकंप आया। 13 जनवरी को उत्तरकाशी में 2.9 तीव्रता का भूकंप आया। तो ये वो तमाम तारीखें हैं जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं और इससे संभलने की भी जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।